तो वेलकम बैक टू द क्लासरूम। आज एनवायरनमेंट में एक महत्वपूर्ण टॉपिक नॉइस पॉल्यूशन पे चर्चा करूंगा। इससे ठीक पहले मैंने वीडियोस में क्लास में आपसे सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन और पॉल्यूशन क्या है इस पर चर्चा किया था। एक बार पुनः उसकी बात करूंगा। पॉल्यूशन अनवांटेड चेंज, ऐसा बदलाव जो हम ना चाहते हो, हमारे सराउंडिंग्स में ऐसा बदलाव जो हमें ठीक ना लग रहा हो, उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। अब इसी क्रम में मैंने जल प्रदूषण के विषय में बताया कि जल की गुणवत्ता का गिर जाना, जल की क्वालिटी का में फॉल्ट आना जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन है। मृदा की गुणवत्ता या मृदा में प्रदूषित तत्वों का मिल जाना सॉइल पोल्यूशन कहलाता है। अब जब हम नॉइस पोल्यूशन की बात करते हैं तो नॉइस पोल्यूशन का मतलब है ऐसी ध्वनि जो हमें ना पसंद हो। दैट मीन्स अवांछित ध्वनि, अनवांटेड नॉइस, अनवांटेड एलिमेंट दैट डिस्टर्ब्स, अनवांटेड साउंड दैट डिस्टर्ब्स द एनवायरमेंट, दैट इज टोटली अगेंस्ट द ह्यूमन, एनिमल एंड मशीन्स, दैट इज सेड टू बी नॉइस पॉल्यूशन। यानी नॉइज पोल्यूशन वह है जो हमें अवांछित ध्वनि उत्पन्न करके हमारे मस्तिष्क को, मेंटल एक्टिविटी को, हमारे विभिन्न एक्टिविटीज को नेगेटिवली इफेक्ट करे, उसे हम नॉइज पोल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। अब नॉइज शब्द यानी ये शोर शब्द जो है वो लैटिन शब्द से निकली, जिसका मतलब होता है मिचली यानी सेसिकनेस। देखें तो शोर का मुख्य अर्थ हुआ जो हमारे मस्तिष्क के लिए नेगेटिवली रोल अदा करे, क्योंकि जो सिकनेस के रोल में अदा करें, यानी कि जो हमें नुकसान पहुंचाए। अब यहाँ पर इसके मेन सोर्स की हम बात करेंगे कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ नॉइज। तो मेन सोर्स के रूप में देखें तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी यातायात व्यवस्था ने इस मेन सोर्स के रूप में रोल अदा किया। अन्य सोर्स की बात करें तो कारखाने, मशीनरी, आपातकालीन सेवा, साइनस, निर्माण कार्य, लाउड स्पीकर आदि। अब यहाँ पे एक फैक्ट बताना चाहूंगा, वो ये कि मानव का जो कान है यानी कि हमारा जो ईयर है वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को आसानी से सुन सकता है। 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को मानव का कान आसानी से सुन सकता है। इसमें जो मापन होता है जो ध्वनि का, वो डेसिबल्स के अंतर्गत किया जाता है। इसे डीबी यानी डेसिबल दर्शाया जाता है। अब यहां पर हम एक साधारण सा चर्चा करेंगे कि इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल, साइलेंट जोन में डे टाइम में और नाइट टाइम में क्या गतिविधि, कितनी डेसिबल जनरली नॉइस की रहती है। तो इंडस्ट्रियल जोन की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल, तो यहां पर डे टाइम में 75 डेसिबल तक नॉइज होता है। 75 डेसिबल। अगर हम नाइट टाइम में बात करें तो 70 डेसिबल माना गया। कॉमर्शियल जोन की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर। कॉमर्शियल जोन पर 65 डेसिबल डे टाइम में और नाइट टाइम में 55 डेसिबल 55 डेसिबल होता है। जब हम रेसिडेंशियल जोन की बात करते हैं तो यहां पर 55 डेसिबल डे टाइम में और 45 डेसिबल नाइट टाइम में रिकॉर्ड की जाती है। साइलेंट जोन में डे टाइम में 50 डेसिबल और नाइट टाइम में 40 डेसिबल तक रिकॉर्ड की जाती है। इस प्रकार से ये देखा जा सकता है कि इन क्षेत्रों में दिन की अवस्था और रात्रि की अवस्था क्या रहती है। इन क्षेत्रों में दिन और रात्रि की अवस्था में कैसे
बदलाव होता रहता है, कितना डेसिबल ऑफ वॉइस रहता है, ये एग्जामिनेशन में पूछने वाला पॉइंट है। चलिए अब चर्चा करते हैं ध्वनि प्रदूषण के क्या प्रभाव हमारे सामने होते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण से झुंझुनाहट, झंझलाहट, आक्रामकता, उच्च रक्तचाप, उच्च तनाव स्तर, नींद की गड़बड़ी आदि हो सकती है। क्योंकि एग्रेशन अक्सर देखा है बढ़ता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर इसी समय यहाँ पर एक आवाज हो जिससे कि मैं आपसे ठीक से बात ना कर पा रहा हूं, तो मेरे मन में जाहिर सी बात है एग्रेशन पैदा होगा, एक इरिटेशन पैदा होगा, और इससे हमारे बॉडी में डिसएक्टिविटी उत्पन्न होगी, जैसे हाई ब्लड प्रेशर का जन्म होना, नींद की एक बीमारी कई लोगों को सुनाई देता है। तो इसका कारण क्या होता है कि वो आसपास ऐसे माहौल में रहते हैं जो कोलाहल से युक्त होता है। तो ध्वनि प्रदूषण का ये नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। दूसरा देखें तो उच्च ध्वनि स्तर मानव के हृदय प्रभाव को भी बढ़ा सकता है, हृदय के प्रभाव को यानी कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स को पैदा कर सकता है। हृदय की गति रुक सकती है और बहुत सी कार्डियो इफेक्ट्स उत्पन्न हो सकते हैं। तीसरी बात करें तो ध्वनि के स्तर में वृद्धि के कारण काम में एकाग्रता में भी कमी आती है। जैसी बात है कि जो एक एकाग्रता है, वर्क के प्रति एक झुकाव है, वो लेस हो जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि ध्वनि प्रदूषण के कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इनकी क्या मेजर्स उठाएं जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है कि औद्योगिक ध्वनि को कम करने के लिए मल्फर या ध्वनि शोषक सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, जैसे आप देखते हैं कि जनरेटर्स चल रहे होते हैं, तो जनरेटर्स इतना आवाज करते हैं कि भले हुए एक मकान में चल रहा है लेकिन वो 8-10 आसपास के मकान में लगातार एक धड़ 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 की आवाज बनाए रहता है, जिससे एक इरिटेशन पैदा होता है। तो मल्फर यानी जो साउंड को स्लो कर सके, आवाज को धीमी कर सके, तो ऐसे चीजों का उपयोग करना चाहिए जिससे कि ध्वनि शोषक हो जाए, यानी ध्वनि वहीं पे एब्सॉर्ब हो जाए। दूसरी बात है भाई मल्फर के विषय में क्या है कि एक साइलेंसर के रूप में, से ब्रिटिश इंग्लिश में से एक साइलेंसर कहते हैं, इट्स अ डिवाइस फॉर रिड्यूसिंग द नॉइज एमिटेड बाय द एग्जॉस्ट ऑफ एन इंटरनल कंबंशन इंजन। जैसे जो इंजन के अंदर से जो आवाज निकल रही है उसे एब्जॉर्ब करके ये किसी तरीके से आवाज को मंद कर देता है, धीमा कर देता है। दूसरा जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं जो मेजर्स कंट्रोल करने के लिए हो सकता है, वो है अस्पतालों और स्कूलों के आसपास हॉर्न मुक्त क्षेत्र बनाए जाए, क्योंकि इन क्षेत्रों में साइलेंस बहुत नीडेड होती है। एक बीमार व्यक्ति के लिए जितना आराम अनिवार्य है उतना दवा भी नहीं। यहाँ पे देखा गया है कि जितना हो सके रेस्ट करे, और ऐसे में अगर उसके आसपास कोलाहल रहेगा तो उसे मानसिक रूप से रेस्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए अस्पतालों में, स्कूलों के आसपास यहाँ पर ये देखा गया है कि आवाज को मंद करा जाए या उस क्षेत्र में हॉर्न तक आप नहीं बजा सकते, ये घोषणा होनी चाहिए। तीसरा एस्पेक्ट जो उठाया जा सकता है वो पटाखे और लाउड स्पीकर्स की ध्वनि के निम्न स्तर के अनुमति, यानी कि जो पटाखे हैं, लाउड स्पीकर हैं, वो बहुत जोर से नहीं बजाए जा सकते। पटाखे छोटे लेवल पे, जिससे मनोरंजन ही केवल हो, जिससे क्षति ना पहुंचे, मस्तिष्क की स्थिति में भी नुकसान ना पहुंचे। तो पटाखे जो हैं वो कम आवाज वाले पटाखे, उनका प्रयोग करना चाहिए। और लाउड स्पीकर जो जनरली हम लोग देखते हैं कि हर स्थानों पे, मंदिर पे भी, मस्जिद पे भी, दावतों में अक्सर बजाए जाते हैं, तो ये लाउड स्पीकर्स की जो मात्रा है वो जितनी हो सके वो कम कर देना चाहिए, इनको स्लो रखना चाहिए, जिससे कि ये नॉइस पोल्यूशन कम से कम हो। अगली बात करेंगे तो शोर स्तर को लागू करने और पालन करने के लिए कड़े कानून तैयार किया जाना चाहिए। सरकार का बहुत बड़ा रोल है। अगर गवर्नमेंट कुछ कड़े कानून बना दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी गवर्नमेंट ने कुछ एक अच्छा कानून ये निकाला कि मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वो लाउड स्पीकर्स का प्रयोग नहीं करेंगे अपने अजान या अपने धार्मिक क्रियाओं को करते समय। तो ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि कई मायने से आसपास के रहने वाले लोगों के लिए नुकसान होता था, उनको एक प्रकार से लगातार एक नॉइस झेलनी पड़ती थी, और एक प्रकार से देखा जाए तो ये अनावश्यक रूप से कहा जाए हर समय इसका दुरुपयोग किया जाना देखा जा रहा था। तो इस प्रकार से ये एक अच्छा कदम उठाया गया। इसी प्रकार से जो शहरी क्षेत्र में गेस्ट हाउसेस हैं
वहाँ पे अब ये रोक लगा दिया गया है कि डीजे नहीं बज सकता है, और आप अपने कार्यक्रमों को करिए और छोटे हल्के आवाज़ के म्यूज़िक के साथ आप अपने जो सेरेमनी है उसको करिए, परंतु डीजे ना बजाइए। तो ये सब कुछ एक अच्छा स्टेप माना जा सकता है जो कि कहा जाए सरकार द्वारा उठाया गया है, और भी कड़े कानून बनाए जाने चाहिए इस संदर्भ में, इस क्षेत्र में, जिससे कि नॉइस पॉल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जा सके। अगला जो स्टेप उठाया जा सकता है वो पेड़ लगाना, ताकि यह शोर बाधाओं के रूप में काम करे, क्योंकि पेड़ क्या होते हैं, वो डेंस हो जाते हैं, जिससे आवाज को वो एक प्रकार से रोक सकते हैं, आवाज को वो कंज्यूम कर सकते हैं, बाधा उत्पन्न कर सकते हैं आवाज के ट्रांसफॉर्मेशन में। जो अगली बात है वो है मशीनों का उचित रखरखाव और स्नेहन, क्योंकि ये देखा गया कि हम अक्सर लुब्रिकेशन नहीं करते, मशीन से आवाज बहुत ज्यादा करते हैं, तो मशीनों का रखरखाव ठीक ठाक नहीं होता तो वो आवाज खड़खड़ खड़खड़ कर देते हैं। जैसे गाड़ी है या इंजन उसके अगर खराब हो गई है तो वो उसका जो कहा जाए साइलेंसर अगर फॉल्ट में आ गया, तो मैंने देखा कई लोग उसको चलाते रहते हैं, तो इससे भी क्या होता है कि नॉइस पोल्यूशन पैदा होता है। तो मशीनों का रखरखाव बहुत ज़रूरी है और लुब्रिकेशन करते रहना चाहिए, जिससे कि वो काफ़ी हद तक जो है आवाज़ को कम निकाल सकें। अब केंद्र सरकार का विनियमन और शोर प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में कुछ बात करेंगे। तो भारत में वायु प्रदूषण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 और 1987 में शोर को यानी नॉइस को वायु प्रदूषण के रूप में शामिल करने के लिए शोर संशोधन किया गया था। यह एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब बना? 1981 में, और इसका संशोधन किया गया 1987 में। इसके अलावा सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शोर मानकों का कार्यान्वयन, लाउड स्पीकर बजाने का समय फिक्स करना, हॉर्न ध्वनि पैदा करने वाले उपकरणों के अधिक उपयोग के लिए प्रतिबंध लगाना, ध्वनि प्रदूषण के बारे में डेटा प्रदान करने के लिए SPCB और CPCB यानी सेंट्रल कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड द्वारा जिम्मेदारी आवंटित किया जाना, ये सारी चीजें जो है कहा जाए तो ध्वनि को नियंत्रित करने, ध्वनि को कम करने के दृष्टिकोण से मेजर एस्पेक्ट्स गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए। तो ये मैंने आपको अभी बताया ध्वनि प्रदूषण के विषय में।